बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, वैसे तो कहते ये हैं कि मर्द जो है अपनी बीवियों से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं और पूरी उम्र गुजर जाती है। आपको भी पता है कि अगर 10 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, उसके बावजूद औरत कहती है कि मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली है, और ये सारी औरतों की शिकायत है। मगर इस बात को मुझे लगता है कि अब हमें इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। अब नज़रिया थोड़ा सा बदल गया। जनूबी कोरिया में एक शख्स जो है उसने अपनी तलाक की वजह से उस पर गुस्सा उसको इतना आया कि उसने चलती हुई ट्रेन में पेट्रोल छिड़क कर अपने ऊपर उस बग्गी में पूरी आग लगा दी। और उस पर जो है ना, उस पर जो है एक कोर्ट पे केस भी चल रहा है जिस पे उसकी जो वाइफ है उसने उससे अलहदगी और डिवोर्स की जो थी ना, उसने अपील की थी। तो कोर्ट जो है उन्होंने उसको अलहदगी तो दे दी, मगर उसको बहुत गुस्सा था। वो अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत करता था। चलती हुई ट्रेन के अंदर उसने पेट्रोल फेंकना शुरू कर दिया, और जैसे ही उन्होंने बाकी जो और लोग बैठे हुए थे जिन्होंने देखा, कुछ लोग तो जान बचा के भाग गए, ठीक है, मगर 6 लोग इसमें काफ़ी हद तक ज़ख्मी भी हो गए। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने उस बंदे को गिरफ़्तार भी कर लिया, मगर पुलिस अभी तक ये पता लगाने में मसरूफ़ है कि क्या ट्रेन में उसकी बेगम भी मौजूद थी या नहीं थी। ओह माय गॉड। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसको कितनी अपनी बेगम से मोहब्बत थी। तो ये सब जो बात करते हैं ना लोग कि भाई मियाँ मोहब्बत नहीं करते, तो ये देख ले मोहब्बत का असर। चलती ट्रेन में आग गई उसने बग्गी के अंदर, लोग भी गए तो ख़ुद भी किया पांचा होते होते बचा। मगर बात यह है कि आप ऐसी हरकत ना कर लीजिएगा। अगर आपने ऐसी कोई न्यूज़ सुन रही और आपकी बेगम आपको 2 मिनट के ताने मारे, तो आप भी किसी ट्रेन में या किसी बस पे जो है ना, पब्लिक बस पे जाके इस तरह की हरकत कर दें। भाई खुद मरना है मरें, अकेले मरें, बाकियों को लेकर डूब रहे हैं। मोहब्बत का ये मतलब थोड़ी है बैल मुझे मार मैं सबको मारूं, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारे बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं और उसके ऊपर हम ज़रा नज़रसानी करते हैं। सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे शुगर के हवाले से। आपको पता है शुगर जब होती है ना, तो आपको जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसको मुतासर करती है, जिसमें गुर्दे आपके बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, आपकी जो नर्व्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। तो आज हमने इसी के हवाले से ये टॉपिक रखा है ताकि हम बात करें कि अगर किसी इंसान को शुगर हो गई है तो वो उसको किस किस तरीके से, किन किन चीज़ों से जो है वो अपने आप को बचा सकता है ताकि उसके जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं ना वो ख़राब ना हो। अब इन ऑर्गन्स का ख्याल भी तो हमने ही रखना है ना। आज इस पर बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर शाहिद नदीम साहब मौजूद हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं। हमारे प्रोग्राम में पहले भी मधु हो चुके हैं। आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आपको कोई इलाज या कोई मशवरा तजवीज़ चाहिए तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, ये शो आपके लिए। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। मैंने आपको कहा आप बस जब आया करें रहनुमाई के लिए हमारे प्लेटफॉर्म में आ जाएगा ना। बड़े लंबे टाइम के बाद आपने चक्कर लगाया है। बस टाइम ज़रा कम होता है, लेकिन जैसे जब भी टाइम मिलता है। मगर बेसिक मकसद ये है कि इसी काम में लगे आप जी, चाहे इस प्लेटफॉर्म से करें या अपने जो भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, मगर काम आप यही कर रहे हैं। जी, ऐसा मैं करता हूँ, है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले ये पूछेंगे, ये जो जिस्म पे असरात होते हैं जब इंसान को शुगर हो जाती है वो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, डिफरेंट जब हाई शुगर होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, तो उसके असरात पूरी बॉडी पे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होता है और उस ब्लड ने हर जगह जाना है, बॉडी के हर टिश्यू में जाना है, हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल में जाना है। और जब ब्लड हाई लेवल ग्लूकोज लेके जब डिफरेंट एरियाज़ में जाता है तो उसमें 2-3 जो क्लासिफाई करते हैं हम, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो बॉडी में उसके असरात होते हैं हाई ग्लूकोज लेवल के। इसलिए हम कहते हैं कि यार अगर शुगर हो गई है तो परेशानी की बात नहीं, इसको कंट्रोल में रखें। क्योंकि जब जो लोग कंट्रोल में नहीं रखते, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रॉनिकली कंटिन्यूसली हाई होता है ब्लड में, तो ये असरात जिनका जिक्र मैं करने लगा हूँ ये उस वजह से होते हैं। अब कुछ लोग ये ना समझ लें, कोई एंजाइटी या पैनिक में ना चले जाएं कि हमें भी हो जाएगा। अगर उनकी शुगर कंट्रोल है, वो प्रॉपर इलाज कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल टारगेट्स के अंदर है, जो टारगेट रीडिंग्स उनको डॉक्टर्स ने बताई हुई हैं, जो टारगेट रीडिंग्स उनको पता भी हैं, उनके अंदर अगर ग्लूकोज लेवल है तो फिर इन कॉम्प्लिकेशंस का जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। मगर होता है, लेकिन जब लेवल्स नहीं कंट्रोल होते, जो लोग सही इलाज नहीं कर पाते या किसी भी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो उसकी वजह से बॉडी में 4 किस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा इफ़ेक्ट है वो है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। जो छोटी खून की शरियानें होती हैं
वो डैमेज हो जाती हैं और इस हद तक डैमेज हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात जो ब्लड फ्लो है उनमें वो बहुत हद तक कम हो जाता है, बाज़ औक़ात ब्लॉक भी हो जाता है। अच्छा, अब ये जो छोटी शरीयानें जिनको माइक्रो वेसल्स कहते हैं, उनकी वजह से जो है, जैसे आपने जिक्र किया, रेटिनोपैथी, आँखों के पर्दों में इफ़ेक्ट आता है जिसकी वजह से अंधापन हो सकता है। इसके अलावा जो किडनीज़ हैं, जब किडनीज़ की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो अगर तंग हो जाएं या उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो उसकी वजह से एक बहुत ही कॉमन कह लें या बहुत ही मतलब ख़तरनाक किस्म की जो कॉम्प्लिकेशन है, अक्सर आपने सुना होगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है और फिर एंड पे किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये जिस पे लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं, ट्रांसप्लांट और ये सारी चीज़ें कराना पड़ती हैं, तो वो भी माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये दूसरी चीज़ जो कि बहुत कॉमन है और हो रही है आजकल ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स। अच्छा, अब जो तीसरी कॉम्प्लिकेशन है वो भी माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ही है। इसी छोटी शरीयानों में जो इफ़ेक्ट आता है हाई ब्लड ग्लूकोज का, उसकी वजह से होती है न्यूरोपैथी। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी से ज़्यादा जो चीज़ आजकल देखने में आ रही है प्रैक्टिस के दौरान पेशेंट्स में, वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अच्छा। आपने भी सुना होगा कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट कंप्लेन कर रहे थे कि जी मेरे पाँव जलते हैं, मेरे पाँव नम रहते हैं, सुन्न रहते हैं। तो ये जो नमनेस है या सुन्नपन है या सेंसेस जो डिक्रीज हो जाती हैं, ये होता ये है कि जो माइक्रो वेसल्स या जो खून की शरीयानें नर्व्स को, जो नर्व्स ब्रेन से नीचे बॉडी तक आ रही हैं डिफरेंट मैसेजेस लेके ब्रेन का, उन नर्व्स को भी तो ब्लड चाहिए। हाँ। उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्लड। हाँ। तो अब वो जो स्मॉल ब्लड वेसल जो उन नर्व्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो तंग हो गई हैं या वो डैमेज हो गई हैं, उनसे प्रॉपर ब्लड या प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजन उन नर्व्स को नहीं पहुंच रही। ये डैमेज भी शुगर की वजह से होती है। जी, ज़ाहिर है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनका जो लेयर होती है, जिस पे ब्लड मतलब आउटर जो उसकी जो इनर लेयर है, हाँ। जो वॉल है ब्लड वेसल्स की, चाहे वो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं या बिगर ब्लड वेसल्स हैं, उनमें एक सेल होता है जिसको कहते हैं एंडोथीलियम। ये एंडोथीलियम डैमेज होना शुरू हो जाता है। ओके। तो ये जब एंडोथीलियम डैमेज होता है, और ये होता क्यों है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ज़ाहिर है उस ब्लड में प्रोटीन्स भी होती हैं, फैट्स भी होती हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है तो इन्हीं प्रोटीन्स और फैट्स में जो ब्लड में होती हैं कुछ इंटरेक्शन होता है, इनका आपस में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं, AGPs। वो AGPs बनते हैं। वो AGPs क्या करते हैं? वो इन एंडोथीलियल्स को डैमेज करते हैं। अच्छा। तो जब ये एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होते हैं ब्लड वेसल्स के, उनकी वजह से जो है वो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, बाज़ औक़ात उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद भी हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट मैंने बताया अभी एंडोथीलियम पे, ये ब्लड जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी होता है और जो बिगर ब्लड वेसल्स हैं, मैक्रो वेसल्स हैं, उनमें भी होता है। अच्छा, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, एक वो उन्होंने रेटिना को डैमेज किया, रेटिनोपैथी होगी, अंधापन, नेफ्रोपैथी की, किडनीज में डैमेज होना शुरू हो गया, किडनी फेलियर हो गया, और तीसरी चीज़ वो करती है न्यूरोपैथी। नर्व्स की जो ब्लड सप्लाई है वो भी डैमेज हुई, उसकी वजह से नर्व डैमेज होनी शुरू होगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं गया, उसमें न्यूट्रिशन नहीं गई, तो डेड होनी शुरू होगी। तो उसको कहते हैं न्यूरोपैथी। इसकी वजह से पाँव का सुन्नपन और जलन, दर्द, ये चीज़ें होती हैं, और ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है शुगर के पेशेंट्स में। सर, अच्छा, मज़ीद आगे इसको एलैबोरेट करेंगे, मगर एक ब्रेक हमें ज़रूर लेनी है ताकि आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम सो सॉरी बिकॉज कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, हम कॉल्स ले नहीं सके, अब लेंगे। आप हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करें। वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और हम शुगर के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारे पास सादिया की कॉल है, हम रिसीव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सादिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया बताइएगा, डॉक्टर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मसला है, पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछिए। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सोशल मीडिया पर जितनी अवेयरनेस मालूमात दे रहे हैं, रहनुमाई दे रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग आपसे चेकअप करवाते हैं तो ही वो ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू करते हैं, बल्कि जो आपकी पोस्ट और वीडियोस होती हैं वो बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, उनसे भी बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होती है हमें।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी पेशेंट का लेवल जो है HbA1c का वो 6.4 से ऊपर नहीं जाता, कम होता है, तो क्या हम उसमें किसी मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए या हम उसे नॉर्मल अपने आप को कैसे लेके आ सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि इसमें आपको कोई शुगर कंट्रोल प्रोग्राम भी चल रहा है, कहते हैं उससे वो ज्वाइन करें, तो उसमें किस तरह से हमारा ट्रीटमेंट उसमें होगा? अच्छा, मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि HbA1c का जो लेवल है हाँ। वो 6.4 है, उससे मतलब या उस तक है या उससे हाँ, कम है, तो उससे- दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जी, यही क्वेश्चन है exactly, ना? हाँ जी। देखिए, अब ये क्वेश्चन तो अक्सर पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे भी आके पूछते हैं और टेलीफोन्स पे भी, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि जी, क्योंकि जो प्री डायबिटीज़ है वो 6.4 तक होती है। अच्छा, 5.7 से 6.4 तक जब HbA1c होता है तो ये प्री डायबिटीज़ होती है, या अच्छा। बॉर्डर लाइन शुगर जिसे कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस जिसे ठीक कहते हैं। है। इसके बाद टाइप 2 शुरू होती है, जो रियल जो बीमारी है वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 6.4 के बाद, जब HbA1c 6.4 से आगे जाता है फिर ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ओके। तो 6.4 तक हम स्टार्ट में एटलीस्ट 6 मंथ्स ईयर हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे रखते हैं, जिसमें वेट लॉस है, जो जितनी भी प्रोसेस्ड खाने हैं, मीठे हैं, उनसे हम उनको बचाते हैं। हम कहते हैं जी बैलेंस डाइट लें, ऐसी डाइट लें जिसमें प्रोटीन्स हों, जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें वेजिटेबल्स हों, जंक फूड का इस्तेमाल मना कर देते हैं और कहते हैं कि जी वेट लॉस करें और फिज़िकल एक्टिविटी पे लेके आते हैं, उनको भगाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। अगर कोई बूढ़ा है नहीं कर सकता कोई जॉगिंग या इस टाइप की जिम वाली एक्सरसाइज, तो हम उसको वॉक कराते हैं, सिंपल वॉक करते हैं। इवन कि कुछ ख़वातीनें होती हैं, कुछ ऐसे मर्द हज़रात होते हैं जिनको जॉइंट्स की तकलीफ होती है, आर्थराइटिस वगैरह होते हैं, जो मूव ही नहीं कर सकते इतना कि जी डॉक्टर हम चल ही नहीं सकते, हमें क्या आप एक्सरसाइज, उनको फिर ऑन चेयर घर में कुछ ऐसी योगा एक्सरसाइजेज हैं, वो मेरी पेज पे भी वो सारी एक्सरसाइज मिल जाती, वो हम एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। उसकी वजह से, फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से और कंटिन्यूस जो है ना उनको हम फिज़िकली एक्टिव करते हैं, वॉक से, जॉगिंग से, जिम से, घर में बैठ के योगा एक्सरसाइज से, जिसकी वजह से उनकी ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करती है, उनका शुगर लेवल डाउन होता है, उनका वेट भी गिरता है। तो ये चीज़ 6.4 तक हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे करते हैं। लेकिन जब तक ये साल तक करते हैं? साल तक, 6 महीने तक भी करते हैं। लेकिन अगर शुगर लेवल इससे नीचे नहीं आता, अच्छा, उनका वेट भी नीचे नहीं आता, फिर हम मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं। लेकिन पहले 6 महीने साल तक हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्री डायबिटीज़ में करवाते हैं, उसके बाद मेडिसिन का नंबर आता है। जब देखते हैं नहीं काम बन रहा या शुगर लेवल नीचे नहीं आ रहा या प्री डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो रही, तो फिर एक आध दवाई जो है हम देते हैं, जिससे वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, साथ में जो उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको काउंटर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो फिर हम 3-3 महीने का वो टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इसको थोड़ा सा एलैबोरेट ज़रूर मैं चाहूँगी करें, क्योंकि जो आम आदमी है ना उसको ये चीज़ की बैलेंस समझ नहीं है, ये इसको पता नहीं है कि ये है क्या चीज़। देखिए, इंसुलिन जो अल्लाह ताला ने एक हार्मोन बनाया हुआ है जो कि पैनक्रियास से रिलीज़ हो रहा है, जिसका काम ये होता है ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल में रखता है, नॉर्मल लेवल तक रखता है, आम हर बंदे में होता है। तो जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं या जो प्री डायबिटीज़ जिनकी ये मैडम बात कर रही हैं, उनमें ये होता है कि इंसुलिन तो बन रही होती है, अच्छा। लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना होता है वो अपनी जो काम है वो ठीक नहीं कर पाती। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी आम आदमी को कैसे पता चलेगा? कोई टेस्ट करा के पता चलेगा या फिर बॉडी में कोई ऐसे सिम्पटम्स या चेंजेस? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आम आदमी को कैसे पता चलेगा। इसके टेस्ट भी होते हैं, इसके टेस्ट भी होते हैं, उससे भी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता करते हैं। करवाना है इसको टेस्ट? देखिए, अगर तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसमें पहले तो बॉडी पे कुछ सिम्टम्स और साइंस डेवलप होते हैं, जैसे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, जो पेट का साइज़ है, यानी आप जब उसको खुद भी बंदा एसेस कर सकता है कि आप खड़े होके पाँव की तरफ देखें और पाँव आपको नज़र नहीं आ रहे, पेट आपके रास्ते में आ रहा है, पाँव नज़र नहीं आ रहे खड़े होके, तो इसका मतलब है कि आपका पेट बढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। जब इस तरह की ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, ये एज अ होल जो मोटापा है उससे ज़्यादा डेंजरस है, रिस्की है, क्योंकि ये सेंट्रल ओबेसिटी एक साइन है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये पहला साइन। दूसरा साइन जो इंसान को पता चल सकता है वो ये है कि इसमें ग्रे एंड ब्लैक पैचेस स्किन के, वो गर्दन पे, बैक साइड पे, गर्दन के, कभी कभी फ्रंट पे भी आ जाते हैं, एक्जिला वाली बगलों के साइड कॉर्नर्स पे वो ब्लैक निशान आते हैं, और ग्रोइंस पे भी बाज़-औक़ात ब्लैक किस्म के पैचेस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एकेंथोसिस निग्रिकन्स। ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का बॉडी में एक साइन है, एक मार्क है। तो ये पेट का निकलना,
ये ब्लैक कलर की जो पैचेस हैं वो आ जाना, ख़ासतौर पे गर्दन पे। और इसके अलावा पेशेंट को हम जो है ना कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे ब्रेन फॉगिंग है, मतलब खाने के बाद सुस्ती आ जानी, एकदम जो है ना वो नींद सी आ जाती है। हर वक्त जो है क्रेविंग्स रहना कि जी मैं कुछ ना कुछ खाता रहूँ, हर वक्त नाश्ता करके जाता है ऑफिस, फिर दिल करता है कुछ खा लूँ, फिर कुछ खा लेता है, फिर लंच के टाइम पे खाना अच्छा खासा खाता है, उसके बाद फिर उसको क्रेविंग शुरू हो जाती है। यानी उसके जो भूख है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे मीठे की तलब या ऐसी जो जंक फूड की तलब होना, ये चीज़ भी इनडायरेक्टली जो है वो सिम्टम्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। और प्री डायबिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है, वो इसी वजह से ज़्यादा होता है। तो ये कुछ साइंस हैं जिसकी वजह से इंसान को पता चल सकता है कि मेरे में अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, प्री डायबिटिक जो लोग हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, चीज़ें वो ठीक हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं, प्योर 100% कम बैक नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ जी। मगर ये कितने टाइम पीरियड तक आपको लगता है कि साल तक अपनी बैलेंस करनी होती है शुगर, अपने आप को नॉर्मल करना होता है, अपने बॉडी ऑर्गन्स को यूज टू करना होता है लाइफस्टाइल के साथ, या फिर नहीं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो लोग डॉक्टर्स की एडवाइस पे प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, परहेज़ पे आ जाते हैं, बैलेंस डाइट पे आ जाते हैं, तो वो तो बड़ी जल्दी विद इन 3 मंथ्स मेरे कई पेशेंट जो कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना वेट भी रिड्यूस कर लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, उनकी डायबिटीज़ जो प्री डायबिटीज़ है मुकम्मल तौर पे रिवर्स हो जाती है। और ये कौन सी एज में ज़्यादा शुरू होती है प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स है? वैसे तो मैंने छोटी छोटी बच्चियाँ भी देखी हैं, मेरे ऑफिस में अभी थोड़े दिन पहले एक बच्ची बेहोश हो गई शुगर की वजह से, नई उसको शुगर हुई है 6 महीने, तो डॉक्टर ने उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया, उसको जो है ना दवाइयों पर डाल दिया फ़ौरन ही। अब 6 महीने की बच्ची, छोटी बच्ची थी, कोई 18 साल की 19 साल की, अच्छा ठीक वो सॉरी 6 महीने उसको टाइम हुआ तो 18-19 साल की बच्ची थी, तो उसको जो है ना डॉक्टर ने दवाइयों पर डाल दिया। तो जब वो बेहोश हुए हम सारे मिलकर यही कह रहे थे कि इतनी जल्दी इसको मेडिसिन पर डालने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो जब होश हुई तो कहती है मैंने दवाई कोई नहीं ली, इसलिए मेरी जो है ना शुगर। ये वही मैंने कहा ना कि पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे डालते हैं, उसके बाद अगर नहीं काम बनता फिर मेडिसिन का नंबर बाद में आता है, काफ़ी बाद में आता है। सर हिफ्सा की कॉल है, शामिल करते हैं। हिफ्सा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी हिफ्सा, क्या कहेंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शाहिद से बात जी साथ है, पूछेगा। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपकी वीडियोस देखते रहे हैं, काफ़ी उससे हमें नॉलेज मिली है। तो मेरी मदर इन लॉ को शुगर थी, काफ़ी हमने वीडियोस से चीज़ें सीखी, उनको करवाया, फिर कुछ प्रोग्राम हमने ज्वाइन किया, आपका शुगर कंट्रोल प्रोग्राम आपका था, उसको हमने ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 6.2 पे तो आ गई। मैंने ये पूछना था कि आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ रिवर्स हो जाती है? टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रही हैं आप? आपकी जी सर, जी सर, टाइप 2। हाँ, टाइप 2। देखें, जो प्री डायबिटीज़, जैसे पिछला आपने सुना होगा मैडम का क्वेश्चन था, वो तो रिवर्स हो जाती है, कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, अगर एक दफ़ा हो जाए तो इसके जो टेस्ट हैं, जो जैसे HbA1c है, फास्टिंग लेवल्स हैं, रैंडम लेवल्स हैं, ये जो शुगर के टेस्ट हैं ये नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं यार ये रिमिशन हो गया ना, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिमिशन हो गया। लेकिन ये जो रिवर्सल की टर्म का जो गलत मतलब लिया जाता है कि 100% क्योर होगी डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ अगर हो जाए या टाइप 1 हो जाए या किसी भी टाइप की डायबिटीज़ एक्सेप्ट प्री डायबिटीज़ और गेस्टेशन डायबिटीज़ जो ख़वातीन में होती है, तो फिर जो है ना वो उसका रिवर्सल हो जाता है प्री डायबिटीज़ का और गेस्टेशन डायबिटीज़ का। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ अगर एक दफ़ा हो गई है तो उसका रिवर्सल नहीं होता, वो 100% जो है ना पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता, वो ज़िंदगी के साथ साथ चलती है ये बीमारी। हाँ, आपके जो टेस्ट हैं, आपके जो फास्टिंग लेवल्स हैं, आपके रैंडम लेवल्स हैं या आपके HbA1c है, ये टेस्ट जो हैं अपने नॉर्मल रेंजेस में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी यार ये रिमिशन होगी डायबिटीज़ की, टाइप 2 की रिमिशन होगी। लेकिन ये उस वक्त तक रहेगी जब तक आप उस लाइफस्टाइल पे या उस परहेज़ी डाइट पे या उस दवाइयों पे रहेंगे। जैसे ही आप ये चीज़ छोड़ेंगे, नॉर्मल जो है, जैसे आम बंदा जो है कुछ भी खाता पीता है या परहेज़ नहीं करता और जिस तरह की भी डाइट ले लेता है, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता, उसके शुगर लेवल नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफ का है, एक्सरसाइज को छोड़ देंगे, डाइट को भी छोड़ देंगे, तो अगर मेडिसिन आपको दी गई हैं डॉक्टर्स के उसको भी छोड़ दें, तो फिर शुगर लेवल फिर बढ़ जाएगा,
फिर ऐसा नहीं होता कि आप नॉर्मल लोगों की तरह खाएं पिएंगे तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, उसका क्योर नहीं है, उसको मैनेज किया जाता है लाइफस्टाइल के साथ और दवाइयों के साथ। अगर आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मदर इन लॉ को हो गई है टाइप 2 डायबिटीज़, तो ये चलेगी, ज़िंदगी के साथ साथ चलेगी, दवाइयाँ कम हो सकती हैं, आपका परहेज़ जो है और आपका जो एक्सरसाइज है वो आपको एक नॉर्मल लेवल पे रख सकता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक आप ये चीज़ें फॉलो करते रहेंगे। जैसे ही लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे दोबारा शुगर लेवल हाई हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ़ आवरी का। नेक्स्ट भी आपने जब आना है तो आपने हमें फ़ौरन बताना है, ताकि ये वाला शो जो है ना मज़ीद हम हमेशा इसको अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह करते रहें, ताकि जितने लोगों की मदद हो सके आपके तवज्जुह से तो होते रहे। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान फ़िरोज़, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं और हाथ में शफ़ा होनी चाहिए, इनके हाथ में बड़ी शफ़ा है। और मेरे पास मैं कहीं जगहों पे गई तो लोग आके मुझसे बल्कि इनका पर्सनली नंबर भी मांगे थे। कोई बुज़ुर्ग काफ़ी ऐसे तकलीफ़ में थे पेशेंट्स, जो मुझे ख़ास रिक्वेस्ट कर रहे थे, फिर मैंने इनके नंबर अपनी टीम से लेके ख़ास दिए भी। मैंने कहा कि इनसे बात करा दीजिएगा और डॉक्टर सलमान को बोलिएगा कि पैसे नहीं लेने कोई। तो मुझे इनका पता होता है कि ये पैसों की दुकान नहीं चमका रहे थे, इसलिए मैंने ये मैसेज भी करवाया। मैंने कहा उनसे पैसे कोई ना ले, जबकि वो साहिब हैसियत थे। मगर साहिब हैसियत या पैसे या ना होना ये फ़र्क नहीं होता। कभी किसी की मदद कर देना, किसी के लिए अच्छा रास्ता खोल देना, किसी को आराम देना, सुकून देना, किसी की तकलीफ़ में उसको एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देना, ये बड़ा सवाब का काम होता है। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को तरजीह देती हूँ और हमारे प्लेटफॉर्म के लिए वो सारे हमारे लिए बहुत मोहतरम है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे नाजरीन, वो है आर्थराइटिस। जोड़ों में जो दर्द आपको हो जाता है, ये जो गट्टे गुड्डे रह जाते हैं औरतों से, मोस्टली मैंने देखा है कि चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। ज़्यादा इश्यूज़ वैसे मर्द बहुत काम करता है, बाहर दौड़ता भागता है, उसमें होनी चाहिए, मगर हमारे पाकिस्तान में देखने में औरतों में ज़्यादा ये बीमारी जो है देखी जाती है। इस वजह से भी क्योंकि बच्चे पैदा करती हैं, घर के काम करती हैं, घर के काम काज में जब उनका उठक बैठक जो है वो बहुत बुरे तरीके से होता है कि अगर कोई चीज़ नीचे ज़मीन से उठानी है या तपड़ी देनी है तो फिर डायरेक्ट जो है पूरा बैठ के कोई काम करें, उठाए, ना कि वो खड़े खड़े झुकना, ऐसी पोजीशन, खड़े खड़े बच्चों को गोद उठाना। ये नहीं कि पहले पूरा बैठें फिर बच्चों को गोद उठाएं फिर उठें। बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जिसमें ये एक्सरसाइज जो रोज़मर्रा की है हमें कि इस तरीके से हम अपने काम करने चाहिए वो छोड़ देते हैं। तो आज इस पे बात करेंगे कि क्या क्या वजूहात होती है। ये तो मैं एक आपसे बात कर रही हूँ एक वजूहात, बट ये आपको डिटेल में बताएंगे डॉक्टर सलमान कि क्या क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सलमान बताइए, जोड़ों का दर्द होता क्यों है? असल में हमारे जोड़ों को अल्लाह पाक ने बनाया इस तरह का है कि इसको खुराक सिर्फ़ और सिर्फ तब मिलेगी जब मूवमेंट होगी। आप अपने हाथ को नहीं हिलाएंगे, इसके जोड़ों को खुराक नहीं मिलेगी। खुराक नहीं मिलेगी, कमज़ोर होंगे, डीजनरेशन होगी, दर्दें होंगी। मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हमारी फ़िज़िकल एक्सर्शन है ही नहीं, एक्टिविटी है ही नहीं। लगातार बैठना, 10-12 घंटे लगातार बैठना, हमारी जिस्म को अल्लाह पाक ने बनाया ही नहीं है इतना बैठने के लिए। हमें तो बनाया मूवमेंट करने के लिए, हरकत के लिए। हर जोड़ को मूवमेंट से खुराक मिलती है। तो यहाँ तो अगर हल्की आंच पे कुछ हो जाए, चोट लग जाए या थक जाए तो बस ये कहते हैं आराम चाहिए, बॉडी को आराम दो, बॉडी को रेस्ट दो। तो ये जो रेस्ट है इसी चक्कर में तो बैठे रहते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं हमने थकावट होने को और दर्द होने को, कमज़ोरी होने को आपस में मिला दिया हुआ है। थकावट एक और चीज़ है, डीजनरेटिव प्रोसेस एक और चीज़ है। सर, जो एक बंदा ऑफिस में बैठ के जॉब करके आता है जो कि 6 से 8 घंटे की होती है उसकी कोई शिफ्ट, वो लगाकर बैठ के एक सिटिंग प्लेस में लैपटॉप पे या खाता बुटी में काम करेगा, उसके बाद वो घर आएगा, वो ये शो करेगा कि मैंने अपना टाइम पूरा कर लिया, मैं बड़ा थका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अब वो तो बैठा हुआ था 8 घंटे 6 घंटे अपने ऑफिस में, उसने तो ऐसे वो भाग दौड़ वाला काम ही कोई नहीं किया। तो फिर ये भी वजूहात बनती हैं। यही तो मेन वजह है कि हम बैठते बहुत ज़्यादा हैं, एक्सर्शन नहीं है। जिन लोगों का काम स्क्रीन पे करने वाले हैं या घरेलू ख़वातीन, अक्सर देखा जाता है कि मैं तो सारा दिन चलती फिरती रहती हूँ, काम काज करती रहती हूँ, तो मेरी तो वर्जिश हो गई है। ये वर्जिश नहीं है। आपको स्पेशल अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आप जोड़ों के दर्दों से महफूज रहना चाहते हैं। तो अगर हम सारा दिन चलते फिरते रहेंगे,
हमारे जिस्म के अंदर वो एक्सरसाइज वाले हार्मोन्स इस तरह नहीं पैदा होते। जब आप स्पेशल 15 मिनट की नियत करके कि मैंने 15 मिनट वॉक करनी है या 15 मिनट कोई भी एक्सरसाइज, वो हम सिखाएंगे भी, आपने वो करनी है, तो उसके अंदर जो आपके जिस्म के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं वो ज़्यादा एक्टिव आपको करते हैं। तो कोशिश ये रखें कि बजाय के दर्द में मुब्तला होने के बाद डॉक्टर के पास वेटिंग पे जाके टाइम गुजारना है, अपने ऊपर अभी थोड़ा सा टाइम निकाल लें सारे दिन के अंदर, आधा पौना घंटा रोज़ाना की एक्टिविटी करें, चाहे आप जितने मर्जी थके हुए हैं, हरकत रखें। हरकत बहुत ज़रूरी है। सर ब्रेक के बाद इसको मज़ीद एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि यही बात समझाने वाली है कि हमने अपनी लाइफ में ये हरकत पैदा कैसे करनी है, हमने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है जो बहुत ज़रूरी है। अगर हम जिम नहीं जा रहे तो घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं, और अगर हम सिर्फ ऑफिस का काम करके घर आ रहे तो फिर अपनी लाइफ में किस तरीके से इस हरकत को ऐड कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर आज बात कर रही हूँ, जो जोड़े गुड्डे गड्ढे रह जाते हैं और ये बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, इसके इलाज के ऊपर आज बात कर रहे हैं। तो एक तो मुझे ये बता दीजिएगा कि किस एज से शुरू होती हैं इशूज़ जो है मोस्टली। अब तो बच्चे भी वो ये बोल रहे होते हैं दर्दें हो रही हैं टांगों में, थोड़ा सा भागते हैं तो कहते हैं कमर में दर्द हो गई, ये क्या है? पहले ज़माने में ये वाले मसले होते तब थे जब मरीज़ की उम्र 50 साल से ऊपर जाती थी। अच्छा। अब जब से कोविड गुजरा है, इससे पहले हमारी डाइट और लाइफस्टाइल वैसे नहीं ठीक था। कोविड ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कुछ देर के लिए, घर के अंदर रहना, इंडोर रहना, बाहर नहीं जाना, गैदरिंग्स में नहीं जाना। उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट होगी लोगों में। लोगों में मेल मिलाप कम हो गया। जिम्स के अंदर ऑलरेडी लोग नहीं जाते थे और जाना बंद कर दिया। वॉक के लिए ऑलरेडी नहीं जाते थे और जाना बंद कर दिया। इंडोर एक्टिविटी सारी महदूद होगी। बच्चे पहले स्कूल जाके पढ़ते थे, फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर होता था, अब वो भी ख़त्म हो गया, सारी एजुकेशन आपकी स्क्रीन पे आ गई है। इसकी वजह से एज से पहले डीजेनरेटिव प्रोसेस आपका एक्सेलरेट कर गया, बढ़ गया, और ये आपके लिए फिर ये मसले स्टार्ट हो गए। अब इसको रिवर्स करना भी वैसे ही आसान है। एक टर्म बोली जाती है, उसे कहते हैं मोशन इज़ लोशन। अगर हम अपने जॉइंट्स को मूवमेंट में रखेंगे, इसके अंदर कुदरती तौर पे हर जोड़ के अंदर अल्लाह पाक ने लुब्रिकेशन रखी हुई है। वो मूवमेंट होती रहती है, जोड़ को खुराक मिलती रहती है, वो लोशन मिलता रहता है। लेकिन जब हम किसी जॉइंट को रोक देंगे, मूवमेंट ही नहीं करेंगे, मतलब बाथरूम में नीचे बैठ रहे हैं आपने बंद कर दिया, कल्चर चेंज हो गया, अब हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सारे दिन में आप सोचें अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट यानी कि कमोड इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा घुटना पूरा फोल्ड होता ही नहीं है। जब हमारा घुटना पूरा फोल्ड ही नहीं होता, अल्लाह पाक ने तो पूरा फोल्ड होने के लिए बनाया, तो इसको फिर खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से डीजेनरेटिव प्रोसेस का स्टार्ट होता ही आपका यहाँ से है कि आपका घुटना फोल्ड नहीं हो रहा। हमारी इबादत है नमाज में तशद्दुद में बैठना, पूरा घुटना फोल्ड करना। जैसे ही हल्का फुल्का घुटने में मसला आता है, कमर में मसला आता है, डॉक्टर पहली दफ़ा आप शुरू में मना कर देगा कि आपने नीचे नहीं बैठना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, कुर्सी पे ज़मीन पे नहीं बैठना, ये सारी प्रिकॉशन पहले ऐड कर देते हैं। लोगों ने अपनी जान-नमाज बदल दी है। आपने देखा है कि जान-नमाज के नीचे इतना ज़्यादा मल्टीफॉर्म लगाना, मल्टीफॉर्म आ गया, चेयर्स आ गई हैं नमाज वाली, चेयर्स आ गई हैं नमाज की यार। तो पहले मस्जिदों में नमाजी ज़्यादा होते थे, कुर्सियाँ कम, अब तो कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थे लोग, ना चटाई चुपती थी ना कुछ होता था, दरियों पे पढ़ते थे। अब तो फोम वाली जान-नमाज़ है, मतलब उस फोम वाले में आप क्या बिस्तर पे खड़े होकर आपसे कोई नमाज पढ़ी जाएगी। तो हमें वापस अपने नेचुरल मैकेनिज्म की तरफ आना पड़ेगा कि नेचर ने हमें किस तरह डिज़ाइन किया, वो एक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया। वो एक्सरसाइजेज, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि अगर आप स्टार्टिंग के अंदर अभी अपनी रूटीन के अंदर जारी रखें, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो रही है, आप चाहते हैं कि आपको डीजनरेशन ना शुरू हो, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, कैल्शियम का मसला, विटामिन डी का मसला, इस चीज़ों से आपकी जान छूटी रहे, डाइट को अच्छी करने के साथ साथ आपको ये एक्सरसाइजेज कुछ हम ऐड करवाएंगे, वो करना शुरू करें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी। सलमान भाई शुरू करते हैं, बताते हैं, चलें ये कुछ एक्सरसाइजेज जो घर पे बैठ के मेरी बहनें कर सकें। और अच्छा, सबसे पहले तो है खड़े होकर वर्जिश करनी है। ओके, हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटी इतनी आसान है, आपने कोई कपड़े पहने, किसी जगह पे आपने दिन में 1 से 2 मिनट ये करना है। इसको कहते हैं जंपिंग एक्सरसाइज। ओके, आपने बिल्कुल अपनी टांगे सीधी रखनी है, इस पोजीशन में जंप करना है। अब इस जंप से हो ये रहा है कि हमारे जो सारे जोड़ हैं, इसके ऊपर अल्लाह पाक ने मैकेनो रिसेप्टर रखे हुए हैं। जोड़ के ऊपर अल्लाह पाक ने सिग्नल्स के लिए कुछ सेंसर्स रखे हुए हैं। इस जंपिंग एक्टिविटी से वो सेंसर एक्टिवेट होते हैं और हमारे जोड़ों को खुराक मिलती है और वो हेल्दी रहते हैं। अब वो लोग जिन्हें दर्दें दुर्दें नहीं हैं और वो चाहते हैं दर्दें ना हो, वो ये रोज़ाना करें, लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी दर्दें हैं वो ये नहीं कर सकते। उनको ये वाली एक्टिविटी करने का उनका हल ये है कि वो जंप ना करें, सिर्फ और सिर्फ हील ड्रॉप करें, मतलब पंजे के बल लाएं और ऐसे नीचे गिर जाएं, जिसम बिल्कुल ढीला डाला, पंजे के बल लाएं ऐसे नीचे गिर जाएं और टांगे बिल्कुल सीधी रखेंगे,
और इसमें दर्द जंप, नहीं होनी अब ये चाहिए। जंप नहीं कर रहे अब ये जंप नहीं है, ये वो वाले लोग हैं जिन्हें दर्दें हैं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, लेकिन हड्डियां भी मजबूत रखनी सर, है। फौरन फौरन ही छोड़ देना ऐसे? हाँ, ऐसे अच्छा, जब ऐसे आप नीचे आना है तो झटके से आना है? झटके से आना, हल्का सा झटका लगेगा, लेकिन ये झटका इतना होना चाहिए कि आपकी दर्द जो मौजूदा है वो बढ़े ना। और एड़ियों पे कितनी देर? इतनी देर? हाँ, पंजे के बल आके वापस एड़ी के बल गिर जाना है, इस तरह ऊपर से नीचे। अगर तो आपको एड़ी पे दर्द हो रही है तो आप जूता नरम वाला पहन लें या सरफेस नरम वाली रख लें। ओके। लेकिन करना इस तरह, हल्का सा झटका लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि जोड़ आपका थोड़ा सा मजबूत हो, मैकेनो रिसेप्टर उसके एक्टिवेट हो। ये घुटने के पीछे भी जा रहा है प्रेशर, मगर ये करने के बाद जा रहा है, 10-5 के बाद शुरू हुआ है ना? हाँ, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ेगा। 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए करनी है, सुबह शाम कर लें 1-1 मिनट के लिए। ये बड़ी बेहतरीन वर्जिश है, नाइस, कोई भी कर सकता है। दूसरी एक्सरसाइज, हमने बैठ के इस पोजीशन में, अब एक स्क्वाट्स का सबको पता होगा कि उठक बैठक करनी है, सारे दिन में कई दफा हम उठते हैं बैठते हैं। ठीक है। अब ये जो स्क्वाट है ये इस तरह की है कि आपने सबसे पहले अपने पाँव उठाने हैं, ओके, पाँव जमीन पे मारने हैं, फिर खड़े होना। अच्छा, इससे फिर वही मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है कि ज्वाइंट के मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं, और उस हड्डी को बनाने के लिए ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं उस जगह। सांस भी शुरू हो रहा है फूलना हल्का हल्का? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जब जो जोर लगेगा, और इसमें नाक से सांस लेते रहें, और ये भी आपने 1 मिनट के लिए करना है। वो लोग जो फिट हैं, एक्टिव हैं, जिन्हें दर्दें दुर्दें नहीं है, वो तो आराम से हाथ सीधे रख के या इधर रख के कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी दर्दें हैं, बड़े ही एहतियात से ये करें, हाथ इधर रखें फिर उठें, यानी कि थोड़ा सा हाथ पे भी जोर शिफ्ट हो जाए। पाँव थाइस के ऊपर ऐसे रख के उठ जाए। तीसरी वर्जिश जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि ये हम डेली रूटीन में करते हैं, इसको कहते हैं फार्मर्स कैरी। ठीक है। कोई वजन ले लें, ये बोतल है इस टाइम मेरे पास, आपने कोई भी चीज़ बाजार से दही लेने गए हैं, कुछ भी करने गए हैं, एक हाथ में पकड़ना है, कमर रखनी बिल्कुल सीधी। अब यहाँ मैं सीधा थोड़ा सा चल के दिखाऊंगा, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस पोजीशन में आपने चलने की कोशिश करनी है। अच्छा, अब इसे हो ये रहा है कि मेरी जिस्म के ऊपर एक साइड से प्रेशर पड़ रहा है, एक साइड से, उसको बैलेंस रखने के लिए मैंने अपनी कमर सीधी की हुई है, जिसकी वजह से ये वाले मसल दब रहे हैं, ये वाले मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। वेट इतना ही लेना है? वेट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उतना जो आप बर्दाश्त कर सकें। अच्छा। अगर आप जिम में आप डंबल से कर लें, अगर आप वैसे घर के अंदर हैं तो आप किसी 1.5 लीटर की पानी की बोतल रख लें, कोई आटे का थैला रख लें, कोई भी चीज़ जिससे आपकी दर्द ना बढ़े, शॉपर पकड़ लें, आपकी दर्द नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है। और मेन इसमें की ये है कि आपने वजन थोड़ी देर बाद शिफ्ट करना है, दूसरे बाजू में शिफ्ट करना है। ओके, यानी कि जितना इससे चले, हाँ, उतना ही दूसरे बाजू पे वजन रख के चले। ओके, एक मतलब ये सेट कर लें, फिर दूसरा ये फिर सेट। दूसरी बात, इससे रीढ़ की हड्डी पे भी दबाव रहता है, सारा जिस्म बैलेंस रहता है। ये हड्डी के ऊपर जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा, हड्डी मजबूत नहीं होगी। जिस तरह आप बच्चे को अगर गोद में उठा के रखेंगे, उसे चलने के लिए नीचे नहीं छोड़ेंगे, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो गिरेगा नहीं, वो बच्चा सारी जिंदगी बेड पे रहेगा, चल ही नहीं सकता। तो सर, ये तो इतने भी अगर घर के अपने नॉर्मल कोई लाउंज में कहीं पे भी अगर पोजीशन में करना है तो कर सकते हैं? कर सकता है, कोई चुनाव में ग्राउंड नहीं चाहिए ना? आप कुछ कदम आगे चलें, फिर वापस कुछ कदम पीछे चलें, और ये टाइम अपना नोट कर लें। तकरीबन आपने 2 से 5 मिनट इस पोजीशन में करना है। हाँ। बाजू चेंज कर करके एक जगह पे करते रहेंगे तो थकावट ना हो जाए ना, एक साइड के मसल ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगे, तो ये आप स्विच करते रहेंगे। ओके, गॉट इट, ठीक है। और ये स्ट्रेच रखना है हमने, हाँ, ना? कमर सीधी, पोस्चर सीधा रखने की कोशिश करनी है। ओके, ये जगह पीछे हमने स्ट्रेच, ठीक है। और इसके बाद एक एक्सरसाइज हमारी दीवार के साथ होगी। हाँ, आ जाए। ये वाली ये आपने किसी भी दीवार के साथ, घर में पिलर के साथ या दीवार के साथ, जिस तरह पुशअप करते हैं, जिसको कहते हैं आम जुबान में डंड लगाना, पुशअप की पोजीशन में आपने आना, लेकिन आना इस तरह कि इससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, हाँ, आगे की तरफ बेंड होंगे, हाँ, थोड़ा सा पुश किया, फिर वापस अच्छा। पुश किया, यानी कि दीवार के साथ फासला रखना है। पैर का भी आपका फासला है, और आपने पाँव जो है बिल्कुल सीधे रखे हैं। हाँ, पाँव बिल्कुल सीधे, टांगे बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी, ठीक है। लेकिन बाजू से ऐसे धक्का दे के फिर वापस आना है, धक्का दे के फिर वापस आना है। इससे भी वही हो रहा है कि जो पाउंडिंग इफेक्ट है, करके देखो, टकरा रहा है औरतें बार-बार। कर लेंगी इजी? जी जी, आराम से, कोई जोर नहीं लगेगा इसमें। ये गए, ये है ना? जी जी, लेकिन आपने बाजू कोनियां सीधी रखनी है पहले। अच्छा, हाँ, ये अब इसके ऊपर वजन distance? डालें, आहिस्ता आहिस्ता वेट शिफ्ट करें, हाँ। फिर पीछे आए, और बाजुओं के पुश से पीछे जाना है। अच्छा, और हाथ पे दीवार हल्का सा लगना चाहिए, बड़ा लग रहा है ना? और दर्द ना हो बस करते वक्त। जिन लोगों को ऑलरेडी दर्द है वो हर वर्जिश एहतियात से करेंगे। अच्छा, दीवार के साथ हाथ से पुश करके हाथ से पीछे push जाना है। करके पीछे जाना है। वाओ, व्हाट अ स्ट्रेच! ऐसे पूरा ना, ऐसे यहाँ पड़ रहा है
सर ये अच्छी तो एक्सरसाइज ये बड़ी है। बेहतरीन एक्सरसाइज है, घर के किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकती है। अच्छा, तो ये करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह जो डीजनरेटिव प्रोसेस है वो रुक जाएगा। हाँ। इसके साथ साथ हमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर विटामिन डी और ये जो मेडिकेशंस है ये थोड़ी सी जो आप बताएंगे कि जिसमें कमी है कमी नहीं है, या आम इंसान को कैसे पता चलेगा, ये ब्रेक के बाद ज़रूर बताएं। ठीक। बैठिएगा। ओके जी, वेलकम बैक, वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। कितनी सारी एक्सरसाइजेज अभी आपके साथ शेयर की गई हैं यहाँ पर। ये जो जोड़ों के दर्द की एक्सरसाइज है ये आप घर पे भी कर सकते हैं। देखिए कितनी आसान तरीके से आपको यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे डॉक्टर सलमान ने किया मर्दों के लिए कि वो वहाँ पे कर सकें, उसी तरह औरतों के लिए मैंने यहाँ पे करके आपको प्रैक्टिस दिखाई उनसे सीख के कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए यही एज है, अगर हमने अपना आज ख्याल नहीं रखा तो कल को हमारा कोई ख्याल नहीं रखेगा। जब हम बिस्तर को लग जाएंगे ना, तो आपको याद रखें इस बात को कि बिस्तर पे लगा हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं है, और बिस्तर को हमसे इतनी मोहब्बत है, वो तो चाहता है कि हम उसी के ऊपर बैठे रहें, उसी पर सजे रहें, उसी पे लेटे रहें, उसी पर सोते रहें, और बिस्तर जो है ना तोड़ते रहें। तो हम अपना ख्याल रखेंगे, ये वादा करें आज से, हम सोच लें कि ये कुछ भी हो जाए सिचुएशन, हमने अपनी एक्टिविटी ऐसी हरकत रखनी है जिस्म की, हमने चाहे भागना है, चाहे वॉक करनी है, चाहे इस तरह की स्ट्रेचेस करनी है, योगा करना है, स्विमिंग करनी है, कुछ भी करनी है अपने एज के क्राइटेरिया के हिसाब से, मगर करनी है ताकि हम अपने जोड़ों के दर्द से बच सकें और ये जोड़ों का मर्ज ना। मैं मुल्क से बाहर जब जब जाती हूँ सलमान साहब, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ एजेड औरतें 90-90 साल की, 80-80 साल की, एक तो उनकी एज ज़्यादा होती है, गोरों में आपने देखा है, और वो औरतें खुद काम कर रही होती हैं, इतना हैवी सामान पकड़ के, तो ग्रॉसरी खुद लेने जाती हैं। आप ग्रॉसरी स्टोर चले जाए ना, जवानों से ज़्यादा वहाँ पे जो है ना ओवर एज लोग होते हैं, वो हैवी होते हैं, काम करती हैं वो ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो हमारी औरतें होती हैं, थोड़ी सी एज हो जाती है, तो उनसे तो हिला नहीं जाता, बस वो एक मेड रख लेती हैं, तो कहती हैं मेरी टांगे कूटो। बस जो रिटायरमेंट है ना, अगर आप खुद को रिटायर कर लेंगे तो आप अपने आप को डॉक्टर के लिए रिटायर कर रहे हैं। रिटायरमेंट तो जोड़ों की मौत है, तो इसलिए कभी भी रिटायर नहीं होना। उम्र के हर हिस्से में कोई ना कोई अपनी जिम्मेदारी रखें। इवन कि हमारे पास बाकायदा तौर पे 80-80, 90-90 साल के भी बुजुर्ग ऐसे मेरे पास क्लिनिक में आते हैं जो कि फिट हैं, एक्टिव हैं, चल फिर रहे हैं, और वो आए किसके साथ? अपने पोते के साथ। पोता बीमार है, पोते को मसला है, खुद वो फिट है माशाल्लाह, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एज उम्र 90 साल है, लेकिन दिखने में 72 साल 70 साल के लग रहे हैं। उम्र से 20-20 साल छोटे लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी डाइट अच्छी है और अपने आप को फिजिकली एक्सर्शन में रखते हैं। आप विटामिन डी के बारे में बता रहे थे, आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि मेरा विटामिन डी कम हो गया है? पाकिस्तानी अवाम के अंदर अगर देखा जाए, हमारी स्किन टोन ही ऐसी है कि हम सूरज की रोशनी से विटामिन डी कम बनाते हैं। जो गोरा है वो अगर सूरज की रोशनी में बैठेगा तो वो उसकी जल्दी विटामिन डी उसका जिस्म बना लेगा। हमारा भी तो खेतों में काम करता है, फिर लेकिन बाहर हमारी जाता है, पिगमेंटेशन रेडियां गाड़ी लगाता है ना, डार्क है, हम डार्क कंप्लेक्शन के लोग हैं। हाँ। हमारी जो इधर एशियन कम्युनिटी है, हाँ, टैन है, ज़्यादा डार्क है, तो वो ब्रिटिश है। इस तरह के स्किन टोन के साथ हमारा पिगमेंटेशन इस तरह की होती है कि हमारा जिस्म उतनी तेज विटामिन डी नहीं बनाता। अच्छा, हाँ, तो धूप तो लेनी जरूरी है, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में धूप को लेता ही नहीं है। इंडोर सर एक्टिविटी ये तो है, क्लियर कर दें, गोरी बॉडी में विटामिन डी जल्दी एब्जॉर्ब जल्दी बनता है, और जो जिस्म खुद ब खुद बनता है ना, जिस्म खुद बनाता है, हमारा लीवर अंदर जिस्म से खुद बनता है और ये विटामिन डी। वीटिश और टैन डार्क बॉडी होती हाँ, है, जितने तो आपकी बॉडी डार्क होती चले जाएगी, आपको विटामिन डी सूरज से उतना देर से बनेगा, टाइम लगेगा। इसलिए चूंकि हम लोग डार्क कंप्लेक्शन के लोग हैं, हमें चाहिए ये कि हम एक तो बाहर आउटडोर एक्टिविटी लाजमी करें, सूरज के अंदर डायरेक्ट लाजमी जाएं। तो ये जो सन ब्लॉक लगा के हम लोग जाते हैं, इसके बगैर तो हमें कोई डर्माटोलॉजिस्ट निकलने नहीं देता, हमें कहता नहीं भाई सन ब्लॉक लगाओ फिर जाओ। अच्छा। तो फिर वो विटामिन डी सोर्स हमें मिल रही है या नहीं मिल रही? सन ब्लॉक से बेसिकली अल्ट्रा वायलेट जो सूरज की शुआएं हैं वो हमारी जिल्द को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक अगर आप बहुत ज़्यादा आपका आउटडोर एक्सपोजर है, फिर तो आपको धूप के, जब सूरज बिल्कुल पीक पे है, उसकी जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, उस टाइम तो आपको सन ब्लॉक लगाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे कोई बाहर ही नहीं निकलता, 12-1 बजे कौन बाहर निकलता है? जाता ही नहीं है, अगर जा रहे हैं तो गाड़ी में है। तो सन ब्लॉक तब लगाएं जब आपको बहुत ज़्यादा देर आउटडोर वो जाना पड़े, लेकिन बहुत कम कम्युनिटी है जिनको लगाना पड़ता है। वैसे जनरली देखा जाए, फजर से इशराक के टाइम की जो रोशनी है और असर से मगरिब के टाइम की जो रोशनी है, ये बड़ी बेहतरीन है। इसके अंदर सर्दियों में तो आप, गर्मियों में तो आप लाजमी इस पोजीशन में ओपन इन्वायरमेंट में रहें, लेकिन सर्दियों के अंदर 10 से लेकर 1 बजे तक की धूप लाजमी आपने सेकनी है।
सर हम स्कूल से आते थे वैसे ही थके हुए होते थे, ठीक है, 2-2 बसें बदल के धूप से ही आ रहे होते थे। जब अम्मी घर पे नहलाती थी ना, तो अम्मी खाना पका रही होती थी, उतनी देर में अम्मी कहती थी बाल खोलो और जाके ना धूप में बैठ जाओ उल्टा सर करके। तो ऐसे हम सूखते थे जैसे कपड़े सूखते हैं। आज तक उसकी लॉजिक समझ नहीं, अब समझ आ रहा है कि विटामिन डी सोर्स भी मिलती थी, बालों को भी मिलती थी, हमारे बॉडी को भी मिलती और थी। ये इंफ्रारेड रेज हैं सूरज से, वो हमारे लिए बड़ी ज़्यादा हीलिंग और सूदिंग होती है। लेकिन इसके साथ साथ हर किसी को चाहिए ये कि विटामिन डी का सप्लीमेंट लाजमी ऐड करे, और विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है खुद से नहीं ऐड करना, अपने किसी डॉक्टर्स के पास जाए, उसे सप्लीमेंट लिखवा के वो इस्तेमाल करे। मैंने भी लिखवाया अभी डॉक्टर सलमान से, मगर मैं आपको बता नहीं सकती, मैं किसी चीज़ की ऐसी बात नहीं कह सकती, क्योंकि वाकई उन्होंने जो कहा है माइलेज से किसी से पता करें, अपने करीबी डॉक्टर से जिनको आप जानते हैं, उनसे एक अपने हिसाब से जो है ना एक दवाई सप्लीमेंट लाजमी इस्तेमाल करें, ज़रूर लिखवा लें विटामिन डी की। और विटामिन डी के एब्जॉर्ब के लिए कैल्शियम लेना है। जो सप्लीमेंट आपको डॉक्टर देगा ना, वो आपके साथ विटामिन डी के साथ अगर ज़रूरत होगी तो वो आपको ऐड करवा देगा, लेकिन ये जिम्मेदारी आपके डॉक्टर की, ये आपने लाजमी खुद से नहीं सप्लीमेंटेशन करनी। अच्छा। डॉक्टर से मिलें, आपको कई दफ़ा विटामिन डी हमारे पास अपर लिमिट में होता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर से लिखवाएं तो वो बेहतर रहेगा। इसके साथ रेड मीट अपनी रूटीन में लाजमी ऐड करें, यखनी लाजमी पिएं, और वाटर इनटेक अपनी अच्छी रखें ताकि पट्टे हेल्दी रहेंगे। छोटी सी यखनी मैं बता दूं, बड़े काम की चीज़ है ये भी अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी बनाया करती थी, पिलाया करती थी। इसको आप बल्कि बोलेंगे वाओ, ये हमने बड़े बचपन में पिया। हूँ 8 भाई बहन हैं, तो हम सारे बच्चों को अम्मी ने ये पिलाई, और मेरी अम्मी ना बिल्कुल हेल्दी थी। जब मेरी अम्मी भी इस दुनिया से गई है तो हड्डियों के हिसाब से अम्मी हेल्दी थी, इतने बच्चे पैदा करने के बावजूद। अम्मी सारी ज़िंदगी जो हमें पिलाती थी वो ये नुस्खा है कि जो सूपी हड्डियाँ होती हैं बाज़ार से आराम से मिल जाती हैं, कहीं से भी अच्छे गोश्त वाले की दुकान से आप लें सूपी हड्डियाँ, वो आप पकड़ लें, ठीक है, और वो सारी हड्डियों को उसमें आप पानी डालें, प्रेशर कुकर नहीं देना है, बिल्कुल गलती से, फिर बता रही हूँ, प्रेशर कुकर नहीं देना है, उसको हल्की आंच पे पकाना शुरू करें। सुबह आपने शुरू किया है, पूरी रात उसको पकाएं हल्की आंच पे, उसी तरह दूसरे दिन भी सुबह शुरू हुई है वो पूरी रात, मतलब ये 24 आवर्स सूपी हड्डियाँ जो हैं वो पकेंगी, उसका जूस, उसका सूप, उसका पूरा पानी जो है ना उसमें पक के वो कड़ेगा, और उसके बाद उसमें आप जो भी मसाला, गरम मसाला, थोड़ा बहुत स्पाइसेस वगैरह जो डालने टेस्ट के लिए वो डालें और उसको पिएं, और उसके बाद आप देखें आपकी हड्डियों में कैसी जान आती है। आप 10 साल पीछे गारंटीड चले जाएंगे, और ये पीना शुरू कर दें। सर अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, अभी जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो ये है कि हमारे माशरे में इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ख़ुद पसंदी का शिकार होते हैं, जिसको कहते हैं नार्सिसिस्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, बेहतरीन आदमी हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और जो मैं सोच रहा हूँ उससे अच्छी कोई बात नहीं है, और मैं ऊंची सोच रखने वाला बंदा हूँ, ठीक है। मगर जो दूसरे लोग हैं उनको ये समझते हैं कि ये तो छोटे मोटे लोग हैं, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो सोच ही नहीं सही सकता, सिर्फ मुझे जो सोच आती है वही सही है, इनको क्या पता। और थोड़े से टॉक्सिक बिहेवियर भी रखते हैं एक दूसरे के साथ, बदतमीज़ी करना, चिड़चिड़ा रहना, और किसी दूसरे इंसान को उसकी नज़रों में बस हर वक्त गिराते रहना, ठीक है, जलील करते रहना। ऐसे आप सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग देखते हैं जो कभी अपनी नफ़रत जो है ना, एक चिड़ जो है ना, अपनी खार, अपनी बर्बाद ज़िंदगी की तकलीफ़ जो है ना वो दूसरे लोगों पे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है, जाहिलाना नार्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मियाँ बीवी के रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, और उनमें से कोई एक बीवी या फिर मियाँ, मोस्टली मियाँ जो है ना इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं, और ऐसे हमने देखे भी हैं केसेस जिसमें वो अपनी बीवी को नीचा दिखा रहे होते हैं। अगर बीवी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, तो उसको ज़बरदस्ती ना उसको घर बिठा देंगे, उसकी जॉब से जेलस होंगे, उसके काम से जेलस होंगे, उसके नाम से जेलस होंगे, या उसके सजने संवरने से भी। वो लिपस्टिक भी लगा लेगी तो कहेंगे किसको दिखाने के लिए लगाई है, जबकि उनको पता है कि वो इंसान अपने लिए भी तैयार हो रही है, तुम्हारे लिए भी हो रही, और ख़ुद को अच्छा फील कराने, वहाँ नहीं ज़बरदस्ती को उसको ऐब लगाएंगे। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे पास मौजूद है डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आज हम इनसे बात तो करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको एक ख़बर बता दूं कि अभी मुझे भी क्योंकि पता चला कि इनकी वालदा जो हैं थोड़े दिन पहले इंतकाल कर गई हैं, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इनकी वालदा के लिए दुआ रखिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा का मुकाम अता फ़रमाए, और उनको और उनकी फ़ैमिली को सब्र भी अता फ़रमाए। एक माँ चले जाना ज़िंदगी में मुझे लगता है सबसे बड़ा लॉस होता है।
तो आपके लिए बस दुआ जो है मैंने ज़रूरी करवानी थी और बहुत शुक्रिया, बहुत आपको अल्लाह शुक्रिया ताला आपका। सब्र अता फरमाए। जी बिल्कुल, आपको बस थोड़ा सा लेट पता चला, लेकिन यह है कि जहाँ जहाँ भी लोग बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं वो मेरी वालदा के लिए, इसाले सवाब के लिए जो है दुआ आमीन। लाजमी करें। बेशक। और पूरी दुनिया से लोगों ने बहुत मैसेजेस भेजे, मुझे कुरान पाक गिफ्ट आए कि आपकी अम्मी के लिए जो है हमने पढ़ाई की है, तो मेरे लिए ये मोहब्बतें जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं समझती थी कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई मेरी वालदा के इस दुनिया से जाने के बाद उनको तोहफ़तन और हदियतन भेजी जाएगी, और मेरे उन फैंस की तरफ से जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और दुनिया भर से, बहुत बड़ी बात है। मैं उनका आपके प्रोग्राम के थ्रू जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह ताला आपको सब लोगों को जिन जिन लोगों ने दुआ की है, पढ़ाई भेजी है मुझे, उनको जज़ा दे। तो बाकी आपका आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है, और हमारे पास तकरीबन 80% लोग इस तरह के मौजूद हैं जो नार्सिसिस्ट हैं, जिसमें नार्सिसिस्ट की बहुत सी इकसाम भी हैं, जिसमें हम नार्सिसिज्म में ये चीज़ें देखते हैं कि ये बंदा किस लेवल का नार्सिसिस्ट है। एक्सट्रीम लेवल है या इसका अप लेवल है, या ये अभी जो है वो स्टार्ट हुआ है नार्सिसिज्म में। देखिए, कोई भी शख्स जब तंज़िया लहजा इख्तियार करता है ना, तो वो किसी का फेवरेट नहीं होता। आप जितना ज़्यादा तंज़िया लहजा इख्तियार करेंगे, तंज़ करेंगे लोगों पर, आप उतनी ही लोगों की नज़रों से गिरते चले जाएंगे। ये बात नार्सिसिस्ट को समझ नहीं आती, ये बात बदतमीज़ी करने वाले को समझ नहीं आती। उसे समझाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो एक जहनी बीमारी में मुब्तला है, और वो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि मैं जहनी बीमार हूँ। असल में हमारे यहाँ तकरीबन जो सारी की सारी प्रॉब्लम आती है ना, वो आती इस वजह से है कि हम किसी ना किसी जहनी बीमारी का शिकार हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे अपने ही घरों में रहने वाले नॉर्मल बिहेव करने वाले लोग अचानक से अपना रवैया बदलते हैं, बदतमीज़ी पे उतरते हैं, आपकी तज़लील करते हैं, आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाते हैं, आपके होने को तस्लीम नहीं करते, आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करते हैं। ये नार्सिसिस्ट लोग हैं। तो ये पैदा कैसे होते हैं? ये क्यों सोच ऐसे क्यों तब्दील हो जाती है एकदम से, ऐसे ये जो तीर फेंकना शुरू कर देते हैं? क्यों? एहसास कमतरी, एहसास कमतरी, कोई ट्रॉमा? कमतरी, हाँ ट्रॉमास हैं, एहसास कमतरी है। और दूसरे ये कि जब इन्हें उस तरह की तवज्जो नहीं मिलती जो इनके साथ चलने वाले लोगों को मिल रही होती है, तो ये तवज्जो लेने के लिए ऐसी बदतमीजी करते हैं। एहसास बर्तरी नहीं है कि अपने आप को बेहतर समझ? जी, कहीं पर आप इसे एहसास बर्तरी में भी देख सकती हैं, और एहसास बर्तरी इस काइंड ऑफ सेंस में कि ये समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि हाँ। ये खुद ही बेहतरीन है। हाँ। इनकी नज़र में ये बेहतरीन है, बेहतर भी नहीं। जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। अब देखिए, अगर आपका शौहर या आपकी बीवी जो है वो नार्सिसिस्ट हो, कितना मुश्किल है ऐसे शख्स के साथ गुजारा करना, कि जो शख्स आपके होने को तस्लीम ही नहीं करता, जो शख्स आपकी हर बात में कीड़े निकालता है, जो शख्स आपके अच्छी क्रेडिबिलिटी को भी गंदा करने की कोशिश करता है। हम जो बात करते हैं ना नबिया जी, पहले बीवियों की बात करें। बीवियाँ किस तरीके से नार्सिसिस्ट हो जाती हैं? वो तो बाहर की दुनिया में भी इतना जाती आती नहीं, जो घरेलू औरत है वो कैसे नार्सिसिस्ट होती है? देखिए, बीवियां जो है ना, वो अक्सर औकात उन्हें ये लगता है कि अगर उनके शौहर बहुत काबिल हैं या बहुत खूबसूरत हैं, या उनमें कोई भी ऐसी काबिलियत मौजूद है जो उनके अपने अंदर मौजूद नहीं है, तो वो थोड़ी सी जो है वो ओवर पोजेसिव तो होती हैं उनके बारे में। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान डर जाता है या खौफजदा होता है, ये खौफ की अलामत होती है कि आप नार्सिसिज्म का शिकार हो जाते हैं। आपके अंदर एक ऐसा खौफ डेवलप हो रहा होता है कि जिसमें आप ये डर महसूस कर रहे होते हैं कि अगर ये शख्स मुझसे ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे ना हो जाएं, इसको अच्छा समझना ना शुरू कर दें। इसीलिए कि लोग आपको अच्छा ना समझें, ये लोगों को गंदा करना शुरू करते हैं, और ये अपने साथ चलने वाले उस शख्स को गंदा करते हैं जिस पर ये सबसे ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, या वो इनको सपोर्ट कर रहा होता है। क्योंकि ये एक जहनी बीमारी है और इसमें इंसान को अपने ऊपर इस तरह से इख्तियार नहीं रहता। कुछ वक्त के लिए इतना शदीद ये अटैक होता है कि इंसान इतनी एक्सट्रीम लेवल की बदतमीज़ी कर जाता है कि बाद में उसको एहसास होता है कि मैंने क्या किया, और फिर ये लोग माफ़ियाँ मांगते हैं। ना ये किसी के साथ चलते हैं और ना किसी का पीछा छोड़ते हैं। एक ब्रेक के बाद इसको और एलैबोरेट करते हैं। मतलब वो औरत जिसको रोटी भी, पानी भी, कपड़ा भी, छत भी, प्रोटेक्शन भी और उसकी हर ख्वाहिशात भी पूरी भी एक मर्द कर रहा है, और वो औरत नार्सिसिस्ट होने के बावजूद वो उसको गाली भी दे रही है, बुरा भी कह रही है, ताने भी दे रही है, छर्रे भी कर रही है, और उसको इनसिक्योर भी कर रही है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी, हमारे पास नबीहा हैं और हम नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी पहचान जो है आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनका क्या इलाज है और उनको किस तरीके से डील करना है आपने। आप बताई थी औरतों के बारे में कि जिस तरीके से वो अपने मियाँ को डील करती हैं। अब जिसका खा रही हैं, जिसके घर में रह रही हैं, जिसके शेल्टर पे हैं, जिसने प्रोटेक्शन दी है, जिसकी आप सिक्योरिटी पे हैं, जिसके घर पे उसके बच्चे पाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, मगर फिर भी आप नार्सिसिस्ट हैं। अपने मियाँ के हिसाब से आप उसको नेगेटिव ले रही हैं, उसको ताने दे रही हैं।
अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है कि जो औरत नार्सिसिस्ट होती है ना, उसकी ये बात बहुत अहम होती है कि उसने ये वार सिर्फ अपने मियाँ पे ही करना होता है। उसे सिर्फ वही शख्स नज़र आ रहा होता है जो उसके बहुत करीब होता है, क्योंकि ये नार्सिसिज्म की सबसे पहली स्टेप है कि जो बंदा आपके सबसे करीब होगा और आपका सबसे ज़्यादा वफ़ादार होगा, आपके साथ मुखलिस होगा, आपको उसी में कीड़े नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आप बेसिकली उसी को बदनाम करने के लिए जो है वो ये हरकतें करेंगे कि लोगों के सामने उसकी बुराइयां शुरू कर देंगे, लोगों के सामने उसको बदनाम करेंगे। और अगर उसमें देखें, इंसान है, गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई फरिश्तों की दुनिया तो ये है नहीं। मैं कहती हूँ हमेशा से कि पहले लोग ना रिश्ते संभालते थे। पुराने लोग जो थे वो बड़े मतलब कि नाप तोल के चीज़ों को जो है वो देखते थे, रिश्तों को संभालते थे। फिर थोड़ा सा दौर जो है वो बढ़ा तो लोगों ने जो है वो कोशिश ये की कि जी हम प्रैक्टिकल हो जाएं, जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं हम उनसे फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। ये एक स्पेल आया। ये स्पेल हमारे वाला था कि जिसमें जो है वो हम लोगों, जब किसी अच्छे बड़े बंदे से जो है मुलाकात हुई तो इससे फ़ायदा क्या उठाया जा सकता है, ये थॉट जो है वो सोची। नंबर सेव ही तब करना है। नंबर सेव ही तब करना है जब इससे कोई फ़ायदा होगा। अच्छा, आज लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, प्रोफेशनल है। क्या पहले सेकंड जो जनरेशन है वो प्रैक्टिकल है, जो थर्ड जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, वो बिल्कुल आप प्रोफेशनल हो चुके हैं। वो ताल्लुक ही तब रखते हैं जब उन्हें किसी से फ़ायदा हो। ओके, खुद उन्होंने किसी को फ़ायदा नहीं देना। ये भी नार्सिसिज्म की एक जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। आपने खुद से किसी के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन आपने दूसरे से फ़ायदा उठाकर जो है वो फिर उसी को ही गंदा कर तो देना। आपकी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? यही तो बात है कि हम ये नहीं सीख रहे। हम जो सीख रहे हैं वो हमने सीखना नहीं था, जो हमने नहीं सीखना था वो हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसी औरत ख़ास तौर पे अपने शौहर ही की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा जो है वो तबाह करती है, जिसको नार्सिसिज्म का प्रॉब्लम होता है, जो नार्सिसिस्ट होती है। दो चीज़ें बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि औरत नार्सिसिस्ट है या नहीं है। एक, आपकी हर बात में उसको जो है वो कोई ना कोई टेंशन नज़र आएगी, कोई ना कोई कीड़ा निकालती रहेगी। नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं किया, ऐसे हो जाता तो ठीक था, तुम ऐसे नहीं करते, तुमने मुझे प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे। ये नार्सिसिस्ट लोगों की क्वालिटीज़ में से एक चीज़ होती है कि आप किसी की बात को तस्लीम ही नहीं करते। मुझे यहाँ लेके नहीं गए, मुझे वो नहीं दिलाया, हर मेरे वक्त लिए शिकायतें, नहीं किया, हर वक्त की शिकायतें, और हर वक्त आप मजलूम बन के। अच्छा, ये लोगों में भी बैठ के जलील करते हैं या नहीं? एग्जैक्टली करते हैं, क्योंकि मतलब जाहिर ये है अपने कैसे मियाँ को बर्दाश्त और भी करेंगे। लोगों में भी जलील कर बुराइयां करती हैं। अच्छा, कुछ तो लोगों मियाँ के सामने ही जिलालत करती हैं उनकी बैठ के, कुछ ये जो है वो सेपरेटली भी कि उनके पीठ पीछे भी जो है वो लोगों से उनकी बुराइयां करती हैं ताकि कोई भी उनको अच्छा ना समझे। ये नार्सिसिस्ट औरतें हैं। दूसरी खास बात जैसे ये है, आपकी बात सही, सॉरी काटू में, मेरी भी कुछ 4-5 ऐसी दोस्त हैं जो सिर्फ अपने मियाँ की बुराई करने के लिए मुझे कॉल करती। यकीन करें, उनका फ़ोन उठाने को दिल नहीं करता। मेरा समझ नहीं आता कि मैंने इनको किस तरह ब्लॉक पर डालना है। अब रिश्ता भी है, ब्लॉक पर भी नहीं डाल सकती। बिल्कुल, सिर्फ उनके पास एक काम है, फिर भाई क्यों मेरे मियाँ की बुराई सुन एक लो। बात की समझ नहीं आती, जो औरत अपने शौहर को अच्छा ही नहीं समझती वो उसके साथ क्या कर रही है। हाँ, फिर आप ऐसा शौहर जो उसने आपके लिए करना ही कुछ नहीं, हाई बदतमीज है ही आपके लिए जो है वो गलत, तो आप उसके साथ टाइम क्यों स्पेंड कर रही हैं? छोड़ दो भाई, फिर उसको आजाद करो, वो तुमसे अच्छी बीवी लेके आएगा। बिल्कुल, तुम काबिल नहीं हो उसके। अच्छा देखिए, ये नार्सिसिस्ट लोगों का दूसरा जो सेकंड स्टेप मैं आपको बताने लगी हूँ, ये औरत छोड़ती भी नहीं है। अच्छा, ये उसकी जिंदगी खाती है पूरी उम्र, छोड़ेगी नहीं, और ना कहीं जाने देगी, ना किसी का होने देगी, ना अपना बनाएगी। तो इस सिचुएशन में ऐसे जो बच्चे जो परवान चढ़ रहे हैं, वो बच्चे फिर क्या सीख रहे हैं? बच्चे वही सीख रहे हैं जो माँ बच्चे भी नार्सिसिस्ट होंगे। तो जाहिर बात है, जब आपका बिहेवियर जो है वो घर में अपने शौहर के साथ, या शौहर का बिहेवियर अपनी बीवी के साथ एज अ नार्सिसिस्ट होगा, तो बच्चे जो देख रहे होंगे वो वही सीखेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में मर्द क्या इलाज करे? औरत की कोई ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टर, कोई साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए, कोई दवाई होती है, कोई रिलैक्सेंट, कोई ऐसी चीज़ें जिससे ये दिमागी फतूर ठीक हो उस औरत का? दिमाग का कीड़ा निकालने की दवाई तो अभी तक इजाद नहीं हुई। वो कोई चाइनीज थेरेपी में भी हुई है? थेरेपी होती है इसकी बाकायदा, और इसमें काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि नार्सिसिस्ट आदमी को जो है वो ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन इनको जो दौरा पड़ता है एकदम से, उस दौरे को रोकना इतना आसान नहीं होता। एक्सपर्ट हमेशा कोई घरों में तो साथ नहीं होते, तो ये इन्हें किसी की कोई भी बात बुरी लग सकती है। कभी भी अगर इनके शौहर की या इनकी बीवी की तारीफ़ हो रही होगी कहीं पे, या कोई जो है वो बढ़ चढ़ के इनकी बीवी या शौहर से मिल रहा होगा, तो वहाँ पर जो है वो बस दौरा स्टार्ट हो जाएगा। वो एक अटैक जो आता है इनको, वो फ़ौरन से स्टार्ट होकर जो है वो उसकी तजलील शुरू हो जाएगी। फिर वो लड़ाइयाँ, झगड़े और बदतमीज़ियाँ स्टार्ट होंगी कि आपका घर जो है वो मैदान जंग बन जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ जाएगी, और फिर ये सारे हालात जो है वो सिलसिला चल पड़ेगा। अब वो औरत जो घर ही बैठी हुई है, ठीक है, या काम कर रही है, या जॉब कर रही है, जो भी सिचुएशन में कोई रिश्ता है, अब मर्द किस हिसाब से नार्सिसिस्ट होता है अपनी बीवी को लेके?
देखिए मर्द जो है ना ज़्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं औरतों के मुकाबले में। औरतों में तो 2-3 क्वालिटीज़ होती हैं, पता लग जाता है कि नार्सिसिस्ट है। लेकिन जो मर्द होता है ना, वो शक करना शुरू करता है, तजलील करना शुरू करता है, एक्सेप्टेंस नहीं है उसके अंदर, वो औरत को कबूल करना अपनी तौहीन समझना शुरू कर देता है। नार्सिसिस्ट लोग ना सिर्फ, और नार्सिसिस्ट मर्द ना सिर्फ अपनी बीवी के लिए बल्कि अपने करीब के हर रिश्ते के लिए जो है वो तकलीफ़देह साबित होते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में ये खुद बेहतरीन होते हैं और बाकी सारे जो है वो गलत होते हैं। कोई ऐसा बंदा इनकी ज़िंदगी में जो है वो नहीं आता। ये 3 लोगों को पसंद करते हैं। एक वो जो इस दुनिया से चला गया, उसकी तारीफ़ें करेंगे, उसके बारे में जो कहेंगे मेरा जो है रिश्तेदार था, मेरा दोस्त था, क्या बात थी उसकी, उसको चाहे ज़िंदगी में जितना मर्जी तंग किया हो लेकिन वो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा वो शख्स जिससे इनको फ़ायदा हासिल हो रहा हो, जो इनकी मदद कर रहा हो, पैसे से मदद कर रहा हो, इनके कोई रिलेशनशिप में इनको जो है वो कोई अकोमोडेट कर रहा हो या कहीं वो इनकी इज़्ज़त करवा रहा हो, वो बंदा इनके लिए बड़ा जो है वो काबिल एहतराम होगा, उसकी कभी बेइज्जती नहीं करेंगे, जिससे इनको फ़ायदा होगा। और तीसरा वो बंदा जो हर वक्त इनकी टीसी कर रहा होगा, हर वक्त इनको झूठी तारीफ़ों में जो है वो मुब्तला रखा हुआ होगा, इनके इर्द गिर्द जो है वो मजमा लगा होगा और वो लोग इनकी टीसी कर रहे होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि चमचा प्लेट खाली कर देता है। ये जो टीसी करने वाले लोग हैं इनसे बचें। ये मिठाई खाने का जिनको शौक होता है ना, उन्हें शुगर हो जाती है तो ये बड़े मसाइल क्रिएट होते हैं। तो ये 3 लोगों को पसंद करते हैं नार्सिसिस्ट लोग, इसके अलावा ये किसी को पसंद नहीं करते। टाइम हमारा ख़त्म हो गया। आखिरी लाइन में बस जल्दी से, जो सोशल मीडिया पे नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदी बात लिख देते हैं फजूल में आके? अच्छा देखिए, एक तो आपका ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सोशल मीडिया के नार्सिसिस्ट लोग गलत कमेंट करते हैं आपके जो है वो किसी भी वीडियो पर आकर, और वो गलत कमेंट इसलिए करते हैं कि उनके दिमाग में जो ये फतूर चल रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करें। सारे जो है वो ओके लिख रहे होते हैं, खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई 2 लोग ऐसे होते हैं जो बीच में ऐसे कमेंट कर देते हैं जिससे पूरी पोस्ट में जो है वो आग लग जाती है और लोग उस कमेंट को देखते हुए फिर उसी के हिसाब से कमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जानबूझ के अपनी तरफ तवज्जो दिलाते हैं और ये अटेंशन सीकर्स होते हैं। ये बेसिकली सोशल मीडिया पर जो बैड कमेंट करने वाला बंदा है, ये जहनी मरीज़ है। इसका जहनी जो इसकी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये गलत कमेंट करके अपने आप को वहाँ पर पॉजिटिव साबित करने की कोशिश करता है और दूसरे को गंदा करता है। कभी भी वो शख्स जो है वो काबिल एहतराम नहीं हो सकता जो कि दूसरे के खिलाफ साजिशें करता है या दूसरे को गंदा करने की कोशिश करता है। तो इनका इलाज करवाएं, इनकी साइकोथेरेपी करवाएं। मैं भी हाजिर हूँ, और भी हमारे पास बड़े माहिर नफ्सियात हैं, इनको भेजें जरा हमारे पास, इनको ठीक करें। थैंक यू सो मच जबिया, बहुत बहुत अपना ख्याल रखें। अब मैं बहुत प्यारी है, हमें आपसे बहुत प्यार है, बहुत से लोग आपको सुनना देखना चाहते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अब आपकी अम्मी जो है उस जहान में है जहाँ पर सबको जाना है, और वो जहान है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? ऐसे ही। तो आपके लिए बस बहुत सारी दुआएं, और अपना बहुत, फिर कहूँगी, ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखें। आपसे मिलती हूँ कल। अल्लाह।